अब आगे है बच्चों स्वामित्व। अब बच्चों देखो ये कहता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अब जैसे बच्चों मान के चलिए, अब देखो निजी जो होता है, जो भी निजी चीज़ें होती हैं वो हमेशा प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं। अब जैसे बच्चों मोबाइल फ़ोन की कोई कंपनी है या कोई टैब की कंपनी है या कोई कंप्यूटर लैपटॉप की कंपनी है, तो बच्चों वो तो क्या होती है कि निजी कंपनी होती है, वो मतलब उसका जो स्वामित्व होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो वो तो देखो बच्चों अपने लाभ के लिए ही होता है ना, तो उसमें तो उसका अपना पर्सनल जो है बेनिफिट होता है, उसका अपना लाभ होता है। तो जो निजी क्षेत्र के जो भी कारखाने हैं जहाँ पे भी कोई भी सामान तैयार होता है, तो देखो उसका जो लाभ या उसकी हानि मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही होती है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। अब बच्चों जैसे मान के चलें कि रेल, अब जैसे रेल है तो देखो रेल तो किसी की पर्सनल नहीं होती, ठीक है ना। बसें तो चलो हो सकती हैं, लेकिन बच्चों रेल जैसे अब ये रेल है तो रेल तो किसी की भी मतलब पर्सनल नहीं हो सकती, तो यानी ये किसके हाथ में होती है, सरकार के। अब जैसे सरकारी बसें वगैरह हैं, अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर हम किसी प्राइवेट बस में जाते हैं तो उसका जो होता है किराया वो तो महंगा होता है, सहूलत तो होती है लेकिन बच्चों किराया तो महंगा होता है। लेकिन अगर हम किसी सरकारी बस में जाते हैं तो उसका किराया कम होता है, क्योंकि उसका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। तो सरकार तो हमेशा क्या होती है, कल्याणकारी होती है। तो कल्याण, क्योंकि जो सरकार का जो मोटिव होता है, सरकार का जो काम होता है वो होता है कि जन कल्याण, ठीक है ना। तो सरकार तो मतलब किसी भाई देखो अपनी निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। सरकार को तो क्या चाहिए होता है कि भाई मुझे तो पूरे देश का एक वो करना है, मतलब जो है भला करना है, कल्याणकारी नीतियों के द्वारा ही मतलब पूरे देश का भला करना है। तो बच्चों जो क्षेत्र सरकार के हित में होते हैं तो वो सभी के लिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान, अब देखो जैसे दो यहाँ पर एक नाम भी दिए हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो कि जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। अब जैसे बच्चों हम इसमें अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है बच्चों। स्वामित्व और संचालन देखो अब ये कह रहे हैं कि राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। अब बच्चों देखो ये जो संयुक्त टाइप के जो होते हैं ना, ये जो होते हैं उद्योग होते हैं, तो उनमें थोड़ा पैसा क्या होता है बच्चों, लोगों का लगा होता है, जनता का लगा होता है। थोड़ा पैसा क्या लगाती हैं इसमें, राज्य सरकारें लगाती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मारुति उद्योग हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों का भी पैसा लगा होता है और इसमें सरकार का पैसा लगा होता है, तो तभी इसका जो नाम होता है वो होता है संयुक्त, ठीक है ना। अब हम इसके नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। अच्छा, फिर कहता है कि देखो मतलब जो है कि उद्योग जो है वहीं पर केंद्रित होते हैं जहाँ पर कि हमें बिजली मिले, पानी मिले, ठीक है ना, जहाँ पे हमें उनकी मतलब जो है सहूलत हो, तो वहीं पर तो ये जो है कि इनका उद्योगों का निर्माण किया जाता है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत भी मतलब इनको देती है। अब जैसे मान के चलिए कि भाई सरकारी अगर कोई सरकारी वो है मतलब जो है, तो सरकार उसको क्या देगी, बिजली दे देगी कम दाम पे, कि भाई ये चलो भाई इसमें लोगों का क्या है भला हो रहा है, परिवहन की बसें बनना जैसे। तो आगे देखो ये कहता है कि कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। भाई सरकार जो होती है वो छोटे उद्योगों को
जो है मतलब जो कम दर पर बिजली प्रदान कर देती है कि ताकि भाई कि मतलब उन उद्योगों का विकास हो सके, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। अब जैसे मान के चलिए कोई भाई नहाने का टब बना रहा है या कोई नहाने के मग्गे बना रहा है, तो बच्चों देखो इसमें तो क्या आता है कि भाई देखो मतलब उसको इतना बेनिफिट नहीं होता, तो वो सरकार सोचती है चलो भाई इसको हम थोड़ा सा कम दाम पर बिजली वगैरह दे देते हैं कि जिससे भाई इसकी लागत निकल जाए और इसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक जो है तंत्र। यानी देखो तंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें तंत्र का मतलब होता है कि उसमें पूरी मशीनरी, कि भाई एक उद्योग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गम शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। बच्चों देखो एक उद्योग को निर्मित करने के लिए उसमें क्या चाहिए होते हैं, श्रमिक भी चाहिए, उसमें कच्चा माल भी चाहिए, उसमें पानी की भी मतलब वो चाहिए, ठीक है ना, पानी भी होना चाहिए। और उसमें परिवहन की, जैसे बहुत बड़ा उद्योग है तो भाई उसमें मतलब भाई आवाजाही के जो साधनों की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो आगे देखो पढ़ते हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। परिष्कृत का मतलब होता है कि बच्चों कि हम जैसे कच्चे माल को लेकर उसको बिल्कुल पूर्णतः जो है तैयार करके और उसको बाज़ारों तक ले जाते हैं। निर्गम और इससे अर्जित आय। अब जैसे देखो अब ये कह रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास चाहिए होती है, मानव श्रम चाहिए होता है और ये जो है कारखाना चाहिए होता है, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं। अब जैसे बच्चों मान के चलिए कोई सूती वस्त्र का कोई भी छोटा मोटा या कोई ये जो है बड़ा उद्योग है, तो उसको कच्चे माल की ज़रूरत तो बच्चों पड़ती है कि जिसमें धागा वगैरह होता है। देखो धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर हमारे मतलब जो है वस्त्र वगैरह बनते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज, अब देखो जैसे इसमें अभी ये जो है मतलब जो है समझा भी रहा है कि कमीज़ जिसे आप पहनते हैं वह एक उत्पादन है। यानी कि पहले देखो कारखाने में क्या होता है कि बच्चों धागा तैयार किया जाता है, धागे से फिर जो है मतलब सारे धागों को जोड़कर फिर क्या किया जाता है, मतलब जो कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़े से फिर हमारे जो है वस्त्र बनते हैं, हमारी पैंट, कमीज, ठीक है ना। तो आदि चीज़ें हमारी इसमें बनती हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है औद्योगिक प्रवेश। औद्योगिक प्रवेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। अब जैसे बच्चों मान के चलिए कि आपने कोई ये जो है मान के चलिए कार बनानी है, जैसे कार का कोई उद्योग है, कार जैसे कोई मतलब जो कार बननी है, तो बच्चों क्या होता है कि मतलब कि कोई भी अगर एक उद्योग मतलब पूरी कार का निर्माण नहीं करता है। जैसे कोई क्या करता है कि बॉडी का निर्माण कर देता है, कोई क्या करता है कि बच्चों सीट का निर्माण कर देता है, कोई क्या करता है कि बच्चों ये जो होते मतलब जो टायर का निर्माण करता है। तो ये सारे मिला के मतलब क्या करते हैं कि आपस में अपनी अपनी सेवाएं दे के एक नई कार तैयार हो जाती है। और जब वो कार मार्केट में जाके उसको हम बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो ये सभी तीनों आपस में बांट लेते हैं। कौन कौन की, जिसने कि मतलब अब ये जो है गाड़ी की बॉडी तैयार करी, किसी ने सीट तैयार करी, किसी ने टायर बनाए, तो ये सभी जो है वो अपने मतलब सारे जो आपस में प्रॉफिट जो है बांट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले भी इस बात को समझा है कि अगर हमें कोयले से संबंधित कोई उद्योग लगाना है
तो वो तो वो जो मतलब उसका निर्माण कहाँ होगा, जहाँ पर उसे कच्चा कोयला जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे मछली, अब जैसे भाई समुद्री उद्योग है, तो अब जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं तो उसका उद्योग भी क्या होता है कि समुद्र के आसपास ही होता है ना बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि हम पढ़ते हैं आगे कि भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर आदि, ये वो जगह हैं कि जहाँ पे कि सभी मतलब उद्योगों का, छोटे बड़े जो है उद्योगों का निर्माण हुआ है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसको हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।